हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है भौतिकी भाग 2, उसका पहला पाठ प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। आज हम आपको इस पाठ का 1 से लेकर 14 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रांति कोण किसे कहते हैं। क्रांति कोण को ही इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। और इसमें पूछा गया कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे हटती है, अर्थात जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण कोण आर सघन माध्यम में बने आपतित कोण कोण आई से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांति कोण कहलाता है। इसमें बताया गया कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से तो दूर हटती ही है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण कोण आर बनता है और सघन माध्यम में कोण आई बनता है। और यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष जो सघन माध्यम में बना आपतित कोण होता है वही कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। उसी कोण को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। तो यह आपका आंसर था। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग है। पेरिस्कोप किसे कहते हैं और इसका उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हुए चलते हैं। पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में नहीं, हम अपने होगा, सिर्फ में नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। पेरिस्कोप यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिकों समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। इसमें बताया गया कि पेरिस्कोप एक यंत्र है। पेरिस्कोप एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा हम अपने छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं और इसका उपयोग सैनिक खाइयों में छिप जाते हैं और पेरिस्कोप की सहायता से मैदानों और पहाड़ों को देख लेते हैं। और जो पनडुब्बियों में बैठे सैनिक होते हैं, जो पानी में बैठे हुए सैनिक समुद्र तल का भी पर्यवेक्षण इसके जरिए से करते हैं। किसी धुंध वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी में इसकी सहायता की जा सकती है। ये इसका उपयोग था। और इसके आगे बताया गया कि इसका निर्माण कैसे होता है। पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जा सकते हैं और ये प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। उच्च कोटि अर्थात अच्छा पेरिस्कोप बनाने के लिए प्रिज्म का भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। जो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, यही बताना है। तो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप समतल दर्पण के आगे खड़े हैं और अगर आपके और समतल दर्पण के बीच 5 मीटर की दूरी है तो प्रतिबिंब भी समतल दर्पण के 5 मीटर पीछे बनेगी। यही उसका कहने का मतलब है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। समतल दर्पण में अगर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना होता है तो वस्तु की जितनी हाइट होती है उसकी आधी हाइट की दर्पण जरूर होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहते हैं और अगर आप 5 फीट के हैं तो आपका जो समतल दर्पण है वह 2.5 फीट होना चाहिए, तभी आपका पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में दिख पाएगा। तो यही समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। जो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो बिंब उसका उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार उससे आधा होना आवश्यक होता है। अगर आपने इसी पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है
तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो देख लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इस पार्ट के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पणों के उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण जो होता है उसके क्या क्या उपयोग होते हैं यह हमको बताना है। तो अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। इसका पहला उपयोग है कि बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। बड़े आकार के अवतल दर्पणों का उपयोग एनर्जी के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग वाहन की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग वाहन की हेडलाइट्स, लैंप, सर्च लाइट और टॉर्च बनाने में भी किया जाता है। सेविंग दर्पणों को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो दांतों को देखते हैं, तथा विशेषज्ञ रोगी दांतों का परीक्षण करने के लिए भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पढ़ा था कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम क्या है, यही हमको बताना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, जिसमें से इसका पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जब एक ही रंग की प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल नियम भी कहते हैं। जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन, ज्या को ही इंग्लिश में साइन कहा जाता है और साइन को हिंदी में ज्या किया जाता है, का अनुपात एक नियतांक होता है और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? जो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है तो इसका अर्थ क्या है? तो एक समतल द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। अगर किसी प्रतिबिंब का आवर्धन +1 है तो इसका अर्थ क्या है? समतल दर्पण में द्वारा उत्पन्न आवर्धन। तो इसमें बताया गया है कि एक समतल द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। और धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है +1, तो प्लस चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताएं। इससे पहले आपने पढ़ा अवतल लेंस के उपयोग को बताएं, तो यह आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवतल लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से याद करके रखना है। तो अवतल लेंस का तो बहुत उपयोग बताया गया था, लेकिन इसमें कहा गया है कि उत्तल लेंस के दो उपयोग को ही बताएं, तो इसमें दो उपयोग को ही बताया गया। उत्तल लेंस का दो उपयोग इस प्रकार है। पहला है नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में और दूसरा सफाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है। नेत्र में जिस व्यक्ति को मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष हो जाता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग करके उस दृष्टि दोष को सुधार सकता है, और जो छपाई के छोटे छोटे अक्षर होते हैं उसको पढ़ने के लिए भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप में दिशा में बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण पॉलिश या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है, और किसी पॉलिश की सतह से प्रकाश की एक सुनिश्चित रूपा से दिशा में बदलने की परिघटना को ही परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, और इसका दूसरा नियम है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। इसमें दो कोण बनता है, एक आपतन कोण एक परावर्तन कोण, और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दिए गए उत्तल लेंस
अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे। अगर आपको लेंस दिया गया है उत्तल और अवतल और कांच का एक वृत्ताकार, और आप बिना उसकी पट्टिका को सतह को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो उसकी पहचान करने के लिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा। इससे पहले आपने उत्तल लेंस का दो उपयोग में पढ़ा था कि छपाई के अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जब आप किसी छोटे छोटे अक्षर पर उत्तल लेंस को रखकर उसको ऊपर की ओर उठाएंगे तो वह जो अक्षर होगा वह बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इससे यह तो पता चल जाएगा कि यह उत्तल लेंस है। और इसके बाद और यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे, अगर बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा, और अगर छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो वह कांच की वृत्ताकार पट्टी होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच का एक टुकड़ा, कांच की एक पट्टिका दे दिया जाए और इसमें आपसे पूछा जाए कि आप बिना छुए उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की पट्टिका को बताएं कि कौन सा उत्तल लेंस और कौन सा अवतल लेंस है, तो आप सबसे पहले कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो वह उत्तल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देगा तो वह अवतल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा, समान रहे, तो वह कांच की वृत्ताकार पट्टी होगी। इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि यह उत्तल लेंस है या अवतल लेंस या कांच की एक वृत्ताकार पट्टी है। हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। हमें वाहनों में जो साइड मिरर दिया जाता है उसमें उत्तल दर्पण क्यों दिया जाता है, यह इससे पूछा जा रहा है। तो उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है वह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। और दूसरा बात है कि इनका जो दृष्टि क्षेत्र होता है यह छोटे से दर्पण में बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्रतिबिंब बना देते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर विकृत होते हैं, यह इसका उपयोग है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इसको अभिसारी लेंस कहने का क्या कारण है। तो उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समानांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसरित करता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। जब उत्तल लेंस के द्वारा कोई आपतित किरण की जाती है तो अपवर्तन के फलस्वरूप सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसरित कर लेती है। इसीलिए उत्तल लेंस के इस गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके अंतर को पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण में लिखा हुआ है कि इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है। जो अवतल दर्पण में परावर्तन करने वाला चमकीला तल होता है, सतह है, वह अंदर की ओर धंसा होता है, और उत्तल दर्पण में परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की तरह उभरा होता है। अवतल दर्पण का पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है और उत्तल दर्पण का पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा बनता है, जिस कारण इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। लेकिन अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है, और इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार तीनों प्रकार का बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसमें अवतल दर्पण में परावर्तन करने वाला जो चमकीला तल होता है वह अंदर की ओर धंसा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का जो परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की तरफ उभरा होता है। यही उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर था। इसके बाद है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर आपने पढ़ लिया। इसके बाद है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तल लेंस बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है, और अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों से मोटा होता है।
जो उत्तल लेंस होता है वह बीच में मोटा तथा किनारों से पतला होता है और अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों से मोटा होता है। जो उत्तल लेंस होता है वह अक्सर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। इससे पहले वाले आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि उत्तल लेंस को पहचानने के लिए एक अक्षर पर रखकर उसको ऊपर की ओर उठाया जाता है तो अक्षर का जो आकार है वह बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि उत्तल लेंस अक्सर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा जो अक्षर छोटे अक्षर होते हैं वह बड़े आकार के दिखाई देते हैं और इसमें जो अक्षर होते हैं छोटे आकार के दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणों को एक बिंदुओं पर केंद्रित किया जाता है और इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और अवतल लेंस प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देता है। जो अवतल लेंस होता है वह प्रकाश किरण पुंज को चारों तरफ बिखेर देता है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है, लेकिन अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। उत्तल लेंस को बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब दाएं की तरफ गति करता है, लेकिन अवतल लेंस को बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब भी बाईं तरफ हटेगा। उत्तल लेंस में अगर बाईं तरफ आप प्रतिबिंब को हिलाएंगे तो वह दाईं तरफ गति करेगा, लेकिन अवतल लेंस में ऐसा नहीं होता है। आप जिस तरफ प्रतिबिंब को हिलाएंगे, बाईं तरफ हिलाएंगे तो वह बाईं तरफ हटेगा और दाईं तरफ हिलाएंगे तो आप दाईं तरफ ही उसको हटते हुए पाइएगा। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। यह आपका उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर था। इसमें से आपको सभी अंतर ना याद करके आप यह 2 या 3 अंतर को भी याद कर लेते हैं और अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और आप 2 या 3 अंतर को लिख देते हैं तो आपका 2 या 3 नंबर एग्जाम में कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद आपका इस पाठ का 14वां तथा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का बनता है, एक वास्तविक तथा दूसरा आभासी। तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसको आप चाहिएगा तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यही आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब के अंतर था कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस पार्ट का 14 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया और मेरे मुंह से बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकला जा रहा है, क्योंकि अगर आपने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चंस को भी देख ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ ना आए तो आप इसी वीडियो के स्पीड को बढ़ाकर 1 से 2 बार देख ले, क्योंकि अगर आप वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो आपके ये क्वेश्चंस आंसर आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप का अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ये क्वेश्चंस आपसे छूटेगा नहीं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।